हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नस के दबने और कमज़ोर होने के इलाज के बारे में। ठीक है, कई बार अपन डॉक्टर के पास जाते हैं या कई बार अपने को जैसे गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ठीक है, अपने रिस्ट में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो डॉक्टर अपने को क्या बोलता है कि तुम्हारी नस कमज़ोर हो गई है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो नस को जो दबाव पड़ जाता है जिससे वजह से नस दब जाती है और उस वजह से वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, मैं आपको आगे डायग्राम में बता दूंगा कि जो नॉर्मल डिस्क या फिर जो नॉर्मल नर्व और जो कंप्रेस जो नर्व हो जाती है, जो नस दब जाती है, वो कैसे दिखती है। तो यहाँ पे अपन इस डायग्राम में देखेंगे आप अच्छे से कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नर्व है, ये जो येलो कलर की ये नर्व आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे ये देखिए, ये इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे रेडनेस सी आ गई है, यहाँ पे दबाव की वजह से क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है। और जिस एरिया में जैसे यहाँ पे कमर पे कमज़ोर हो गई है, तो यहाँ पे पूरे एरिया में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे सेंसेशन, टम्बनिंग, मतलब कि नंबनेस आ जाना, सूनापन रहना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो नस को जब नस दब जाती है कहीं पे भी, गर्दन पे, रिस्ट पे या कमर पे, तो उस दौरान पेशेंट को क्या इलाज दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि एक कंप्रेस जो या पिंच्ड, इसको पिंच्ड नर्व भी बोलते हैं, ये कब ऐसे पिंच कब होती है या फिर दबाव उसके ऊपर कब पड़ता है, जब उसके पास में आसपास की जो बोन है, कार्टिलेज, जब मसल्स जो होती हैं या फिर डिस्क होती है ना, वो जब किसी नर्व पे प्रेशर डालती है, या तो उसका साइज बढ़ जाता है या फिर मूवमेंट की वजह से, अपन जैसे बार बार मूवमेंट करते हैं ना, एब्नॉर्मल मूवमेंट की वजह से जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो दब जाती है। या फिर जैसे मान लेते कोई डिस्क है, ये हर्निएटेड हो गई, इसका साइज बढ़ गया, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली प्रेशर डालती है, जिससे कि यहाँ से दर्द होना स्टार्ट पेशेंट को हो जाता है। तो उसके बाद में अपन जानते हैं कि इसके कॉमन कॉजेज़ क्या है, किस वजह से जो है, जो नर्व में ऐसी प्रॉब्लम आती है, नस किस वजह से दबती है और कैसे कमज़ोर हो जाती है। तो स्लिप्ड डिस्क मतलब कि जो हर्निएटेड डिस्क वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है ना, ये जो डिस्क होती है ना, यहाँ पे ये हर्निएटेड हो गई है, साइज इसका बढ़ गया है, जिस वजह से यहाँ पे प्रेशर डाल रही है, तो प्रेशर डालने से नर्व कमज़ोर हो जाती है। स्पाइनल स्टेनोसिस में देख सकते हैं बीच के अंदर जो स्पाइनल कैनाल होती है ना, ये इसकी जो रास्ता होता है ना, बिल्कुल नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिस वजह से भी ये नर्व पे प्रेशर डालता है और वो कमज़ोर हो जाती है। बोन स्पूर जो हड्डी जो होती है ना, उसके कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे ये इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये जो आर्थराइटिस से रिलेटेड होता है, तो उस वजह से भी जो है कि अपने को नस में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पुअर पोस्चर और रिपीटेटिव मोशन, अगर अपन किसी एबनॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं या फिर मतलब कि रात को बार बार इधर उधर करवट लेते हैं, ठीक है, तो उस वजह से अचानक से अगर किसी नर्व पे प्रेशर आ जाता है तो वो नस दब जाती है और कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रॉमा और इंजरी, जैसे कोई ट्रॉमा मतलब अपने को कोई चोट लगी है, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह हो सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ भी इसका एक मेन लक्षण होता है। अगर जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है ना, उसको चांसेस हो जाते हैं ये सारे जो नस के दबने और कमज़ोर होने वाली समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में अब ये होती कैसे है उसके बारे में इधर अब बता सकता हूँ कि डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है ना, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो जो छोटी छोटी जो नसें होती है ना खून की, उनमें ब्लड सही से नहीं जा पाता है, और जब वो ब्लड सही से नहीं जा पाता तो वहाँ की जो नर्व्स जो होती हैं, जो ये तंत्रिकाएँ जो होती हैं, वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे नॉर्मल ये है, उसके बाद में धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, उसके बाद में बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उन समस्याओं के बारे में जानते हैं कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। नंबनेस या टिंगलिंग, वहाँ पे जिस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कमर पे, रिस्ट पे, है ना, और ये पैर पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सूनापन आ जाता है और जैसे चींटियाँ सी चलती है ना पैर में, वैसा फील होता है। वीक मसल इन द लिम्स, ठीक है, जहाँ अब लिम्स मतलब कि हाथ या पैर में जहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, मसल्स, मांसपेशियाँ बिल्कुल वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हाथ आपका सही से काम नहीं करता है। शार्प बर्निंग और रेडिएटिंग पेन, ठीक है, वहाँ पे अपने को हल्की हल्की जलन जैसी और साथ में बहुत तेज़ तीखा दर्द वहाँ पे होने लग जाता है। रिड्यूस रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन मतलब कि अपन हाथ से अगर कुछ काम वाम करते हैं तो वो अपने से ठीक से नहीं हो पाता, अपना हाथ जैसा अपन चाहते हैं ना वैसे ठीक तरीके से काम नहीं करता है। लॉस ऑफ ग्रिप ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, जैसे अब हाथ सही से काम नहीं करेगा, जैसे अपन किसी वस्तु को पकड़ रखे हैं तो वहाँ से अपनी ग्रिप अच्छे से नहीं बनेगी, उसको अपन अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, अपने से अच्छे से काम होगा नहीं। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब भी किसी पेशेंट की अगर कहीं की नस दब जाती है या फिर नस कमज़ोर हो जाती है, तो उस केस में, और उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो मैंने बताया ना दर्द होने लग जाता है। मोस्टली जो ये दर्द होता है या तो ये आपकी गर्दन पे होता है, ठीक है, या फिर कमर में होता है, पैर में होता है, ठीक है, गर्दन से होकर के ये हाथ में भी आ जाता है। तो ये सारी समस्याएँ अपने को ज़्यादातर देखने को मिलती हैं।
अब बात आती है कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि नस दबी हुई है या फिर किसी वैसे चोट वोट के कारण किस तरीके से दर्द हो रहा है। उसके बारे में कुछ डायग्नोसिस टेस्ट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं। एमआरआई करवाई जा सकती है, ठीक है, स्पाइन की या नेक की जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना वहाँ पे, कि नर्व रूट को यहाँ पे वहाँ पे कंप्रेस हुई है या नहीं हुई है उसको अच्छे से देखने के लिए एमआरआई के अंदर अच्छे से दी जाती है कि वो कितनी कंप्रेस हुई है या नहीं हुई है, फिर डैमेज हो गई है, ये सब चीज़ देखने के लिए। नर्व कंडक्शन स्टडी मतलब कि नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किए जाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि विटामिन B12 का लेवल देखते हैं ब्लड के अंदर कि कितना लेवल है, और ब्लड ग्लूकोज शुगर चेक करते हैं ब्लड के अंदर शुगर कितना है, खाने से पहले कितना है, खाने के बाद में कितना है, ठीक है। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि उसको पता लगा सके कि आखिर में नस के दबने से ही प्रॉब्लम हुई है, और नस का दबना जो है ब्लड शुगर की वजह से है या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व कंडक्शन है वो इस प्रकार से किया जाता है। नर्व कंडक्शन में ये क्या होता है कि जो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो डॉक्टर लगा देता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट जनरेट करता है। अब यहाँ पे जहाँ पे दर्द है ना वहाँ पे करंट जनरेट करता है, तो आसपास की नर्व्स के थ्रू कितना करंट जनरेट हो रहा है, कितनी इंपल्स जो हो रही हैं वो मतलब कि ट्रैवल कर रही हैं, वो यहाँ पे अपने को मॉनिटर में दिख जाता है। तो उस हिसाब से पता लगाया जाता है कि जो पेशेंट की नर्व है वो कितनी कमज़ोर है, यहाँ पे कमज़ोर है भी या नहीं है। तो इस तरीके से टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि नस कहाँ की दबी हुई है, कहाँ की नहीं दबी हुई है, कमज़ोर है या नहीं है। उसके बाद में बात आती है ट्रीटमेंट की कि क्या इलाज दिया जाता है। यहाँ पे आपने काफ़ी सारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वीडियोस देखी होंगी, या फिर मैंने भी काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं कि जो नस में दर्द होता है, साइटिका में काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मिक्स करेंगे यहाँ पे एलोपैथिक के साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को, ठीक है। अगर जो नस का अगर किसी को दब जाती है लंबे समय से, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से आसानी से ठीक नहीं होती है, उसके साथ में आयुर्वेदिक का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, ताकि धीरे धीरे करके वो नस क्या होती है, हील होना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को 100% आराम मिलता है अगर अपन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक साथ में मिक्स करके देते हैं। तो अब उसके बारे में अपन जानेंगे कि कैसे कैसे पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताऊंगा कि नॉर्मल पर्सन भी होगा ना, जैसे आप मेडिकल फील्ड से हो या फिर नॉर्मल पर्सन भी होगा ना, तो वो भी इसको आसानी से समझ सकेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे अब दोनों चीज़ें मिक्स में देनी होती है, तो सुबह सुबह 7:30 बजे जैसे मरीज उठता है तो सुबह भूखे पेट पेशेंट को पेंटाप्राजोल 40 mg की जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि जो भी वो दवाइयाँ ले रहा है उसकी वजह से गैस्ट्रिक मतलब कि पेट के अंदर कोई भी समस्या ना हो, या फिर जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वैसे समस्याएं ना हो। तो उसके लिए पेंटाप्राजोल जो टैबलेट होती है भूखे पेट सुबह सुबह पेशेंट को एक टैबलेट रोज़ाना की दे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है मॉर्निंग में, जब अपन सुबह 8 बजे जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद में पेशेंट को बताई जाती है कैप्सूल मैकोनर्वफोर्ट। अब ये मैकोनर्वफोर्ट जो कैप्सूल होती है ना, ये आप किसी भी प्रकार की नर्व की जो डिजीज़ होती है, नस की जो डिजीज़ होती है ना, नर्व में डैमेज हो गया हो, दर्द हो रहा हो, साइटिका का पेन हो, किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उसमें मैकोनर्वफोर्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अंदर मिथाइल कोबालामाइन, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन जिसको अपन बोलते हैं, अल्फा लिपोइक एसिड और फोलिक एसिड होता है। ये क्या करता है, आपकी जो मैंने बताया ना विटामिन B12 की जो कमी होती है उसको पूरा करता है, साथ में आपकी जो नर्व जो कमज़ोर हो रही है उसको धीरे धीरे पोषण देता है ताकि वो धीरे धीरे हील हो जाए, और वो स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है जैसे कि नर्व मजबूत हो जाए। तो ये जो कैप्सूल होती है ना, इसको सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में दिन में सिर्फ एक बार इसको दिया जाता है। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं कि जैसे ही इसके साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे ओडी लिख दिया, तो आप समझ जाना कि इसको सिर्फ दिन में एक बार दिया जाता है। उसके बाद में है कैप्सूल अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है। अश्वगंधा जो होती है ना, अपनी जो नर्व्स को हील करती है, साथ में इन्फ्लामेशन वगैरह वहाँ पे आसपास में अगर है तो उसको रिड्यूस करती है, उसको कम करती है, और जो इसको धीरे धीरे हील करना स्टार्ट कर देती है, और ये नर्व्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे अश्वगंधा जो कैप्सूल या टैबलेट जो कैप्सूल जो आती है, उसको सुबह शाम एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पेशेंट को दिया जाता है। अब शाम को कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप मॉर्निंग के 8 बजे में क्या क्या लेना है वो आप देख लीजिए। मैकोनर्वफोर्ट के साथ में आपको अश्वगंधा की एक कैप्सूल लेनी होती है। उसके बाद में इन्हीं के साथ में ये आपको ब्राह्मी वटी जो होती है, ये ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। जो नर्व्स जो होती है ना, उसके साथ में ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने दिमाग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब दिमाग की पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ब्रह्मपुष्पी सिरप या फिर ब्राह्मी वटी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो नर्व्स जो होती है ना, नर्व्स अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती हैं, उसमें कंडक्शन अच्छे से होता है और उनका दिमाग बूस्ट, एक माइंड बूस्टर की तरह ये काम करते हैं। तो ब्राह्मी वटी जो होती है इसको भी सुबह आपको 8 बजे लेना होता है इनके साथ में। तो सुबह आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है। उसके बाद
में क्या किया जाता है कि पेशेंट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि फिर उनको कम से कम 2 घंटे बाद में, मतलब जो सुबह 8 बजे जो लिया है 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद में कम से कम 2 घंटे का वेट करना है। और उसके बाद में जो 10 मूल का जो क्वैथ आता है, इसको एक अपन 10 मूल का काढ़ा भी बोल देते हैं, क्वैथ बोल देते हैं इसको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में। तो यहाँ पे 20 ml क्वाथ लेकर के उसको 20 ml गर्म पानी में, हॉट मतलब कि वार्म वाटर, हल्का जो गुनगुना पानी होता है ना, उसमें मिक्स करके उसको पिया जाता है। तो पेशेंट को जो सुबह 8 बजे जो अपन ने टैबलेट दिया उसके कम से कम 2 घंटे बाद में इसको देना होता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, वहाँ पे जो दर्द हो रहा है ना, जो पेशेंट को जो नर्व्स की वजह से जो दर्द होता है, नमनेस फीलिंग होती है ना, उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक डिटॉक्शन, ये डिकॉक्शन होता है। डिकॉक्शन मतलब कि जो सिरप होती है इसको डिकॉक्शन बोलते हैं, जो कि नर्व को हील करने में हेल्प करता है। और ये आयुर्वेदिक जो होती है काफ़ी अच्छे धीरे काम करती है, लेकिन इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 10 मूल का क्वैथ यूज किया जाता है, आपने सुना होगा 10 मूल का काढ़ा, ठीक है, तो वो उसी को यहाँ पे देते हैं। उसके बाद में लंच में क्या करना है, जब दोपहर के 1 बज जाते हैं ना, मतलब दोपहर के 1 बजे के आसपास जब मरीज़ लंच करता है, उसमें एकांग वीर रस ये टैबलेट्स आती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है यूज़फुल इन साइटिका। साइटिका आप सभी समझते हैं कि ये एक नर्व की बीमारी होती है जिसमें अपने को पूरे पैर में, मतलब कि जो कमर से लेकर के पैर तक पूरे हिस्से में दर्द होने लगता है। तो ये भी क्या काम करती है, नर्व को हील करने में और उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे एकांग वीर रस की जो टैबलेट होती है ना, पेशेंट को दोपहर लेना होता है। दोपहर 1 कैप्सूल लेना होता है। इसको शाम को भी लेना होता है, वो कब लेना है वो मैं बताऊंगा, जो कि नर्व को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाती है, नर्व को मजबूत करती है। तो यहाँ पे ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है, वो दोपहर 1 बजे खाना खाने के बाद में मरीज़ को दी जाती है। उसके बाद में जैसे ही शाम होता है तो 10 मूल का क्वैथ पेशेंट को वापस से भी दिया जा सकता है। ये ज़्यादा सीवियर केस होता है तो उसमें पेशेंट को शाम को भी बताया जाता है, वरना फिर उसको दिन में जो मैंने सुबह बताया वो सिर्फ पेशेंट को एक बार ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेम आपको 20 ml पानी में 20 ml इसको लेना होता है। और साथ में जो ब्राह्मी वटी जो अपन ने सुबह जो ली थी, जो मतलब कि मैंने बताया था 8 साढ़े 8 बजे जब से आप ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद में, तो ब्राह्मी वटी जो कैप्सूल होती है वो भी आपको अगेन 1 टैबलेट अगेन फिर से आपको लेनी होती है, ताकि आपका ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती है ना, उनका जो जहाँ पे भी आपको चोट लगी है वहाँ पे जो इम्पल्स है, कोऑर्डिनेशन है, जो मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब कि संबंध आसानी से बन सके और आपका जो हाथ पैर में जहाँ प्रॉब्लम हो वो हाथ पैर आपके सही से काम कर सके। तो ये जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है वो पेशेंट को दी जाती हैं। उसके बाद में जैसे ही पेशेंट का शाम के 5 बजे के बाद में 8 बजे के आसपास जब पेशेंट डिनर कर लेता है, तो वहाँ पे जो अपन ने अश्वगंधा कैप्सूल की जो सुबह बात की थी वो अश्वगंधा कैप्सूल और एकांग वीर जो अपन ने दोपहर 1 बजे जो टैबलेट दी थी वो वापस से इन दोनों टैबलेटों को एक साथ पेशेंट को दिया जाता है शाम को डिनर करने के बाद में। इन दोनों का रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये दोनों क्या काम करते हैं। ये सारी जो भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है ये कहीं ना कहीं नर्व को हीलिंग में, उसको मजबूत करने में, उसको पोषण प्रदान करने में का काम करती है। स्लो काम करती है लेकिन ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट इनका देखने को मिलता है। उसके बाद में डिनर के बाद में अपन देखेंगे रात में क्या होता है, ये बाला तेल आता है, ठीक है, जहाँ पे अपन किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बाला तेल आपको देखने को मिल जाएगा। जो तैला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में उसको तैला बोला जाता है, जो अपन इसको तेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो तेल आता है जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे बेड टाइम पे आपको क्या करना है, वहाँ पे उसकी मसाज करनी होती है। हल्के हल्के हाथों से वहाँ पे आपको 5 मिनट तक वहाँ पे मसाज करनी है और उसके बाद में आपको हल्की हीट प्रोवाइड करनी है। जैसे आप किसी गर्म कपड़े को हल्का गर्म करके वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो मैंने बताया ना नर्व कमज़ोर हो जाती है, तो उसके आसपास में जो बारीक बारीक नसें होती हैं खून की, उनमें खून सही से बहता नहीं है। तो जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे तो खून आसानी से बहने लग जाएगा और जो नर्व्स के अंदर जो स्टिफनेस है, जो सिकुड़न है, जो अकड़ है, वो उसकी निकल जाएगी और उसके बाद में जो है नर्व सही से काम करना स्टार्ट कर देगी और आपको दर्द से राहत मिलेगा और आपकी नर्व्स होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, नाइट तक पेशेंट को ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद में जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टैबलेट जो होती है, यहाँ पे जो SOS लिखा होता है, मतलब ये जो टैबलेट है एसिक्लोफेनाक 100 mg प्लस थायोकोल्चिसाइड, ये जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब आसानी से ख़त्म नहीं हो रहा था, तब ये पेशेंट को बताई जाती है। SOS मतलब भी जब भी आपको ज़रूरत हो, तो यानी कि पेशेंट को जब भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब एसिक्लोफेनाक थायोकोल्चिसाइड की जो टैबलेट होती है ना, वो पेशेंट को दी जाती है। और आप आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ में भी इसको ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ सपोर्टिव हेल्थ लाइफस्टाइल। लेकिन इसके रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बिल्कुल सेफ़ जो ट्रीटमेंट है तो वो आपको बताया गया है। इसमें मोस्टली जो मेडिसिन है वो सारी आयुर्वेदिक है। इसके अंदर सिर्फ मैकोनर्म-4 जो कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक सप्लीमेंट है जो कि ब्लड सप्लीमेंट की तरह काम करती है। साथ में इसके अंदर सिर्फ ये एक टैबलेट होती है एसिक्लोफेनाक थायोकोल्चिसाइड की, जो पेशेंट को दे दी जाती है। ज़्यादा दर्द होता है तब जो इन टैबलेट
टैबलेट्स के साथ में कोई इनका इंटरेक्शन नहीं होता है। और अगर ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं तो वो स्टमक में कर सकती है, जिसके लिए अपन ने पेंटाप्राजोल पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट पहले से ही दे रखी है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट इनका नहीं होता है। और जो भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर अच्छे से स्टडी हो चुकी है, इनका कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बताई है। अब साथ में आपको क्या करना है, सपोर्टिव लाइफस्टाइल डाइट टिप्स, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और डाइट के टिप्स आपको लेने हैं ताकि आप जल्दी से ठीक हो सकें। आपको लंबे समय तक कहीं पे भी नहीं बैठना है, ठीक है। पुअर पोस्चर मतलब ठीक पोस्चर में आपको बैठना है। आपको बहुत ज़्यादा हैवी वजन नहीं उठाना है। अगर आपके पैर में कमर में प्रॉब्लम है तो आपको वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। विटामिन B12 रिच फूड खाना है आपको, मिल्क, पनीर, एग, फिश, ये सब हो गया। आपको रोज़ाना हल्का मतलब कि थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला योगा हमेशा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आसान मतलब कि पूरी आपको नींद लेनी है, ठीक है। काम भी करना है, नींद भी, सोना भी अच्छे से है। आपको ज़्यादा ठंडा जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई या फिर जो पैकेज फूड होते हैं, इनसे आपको बचना है। तो ये सारी आपको लाइफस्टाइल के अंदर, डाइट के अंदर टिप्स हैं। उसके बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि किस किस को देना है, तो आप इन सभी जो मेडिसिन होती हैं इनको प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे, लैक्टेशन में अवॉइड करेंगे। और अगर किसी को किडनी या लीवर से समस्या है, कि किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उसमें इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म मेडिसिन चल रही है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन की, जैसे BP की दवाई चलती है, शुगर की दवाई चलती है, तो अगर ये दवाइयाँ आपके चल रही है तो आप हमेशा अपने जो डॉक्टर होते हैं उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको मैंने समझा दिया है। और जो आपके जो नस को दबना और कमज़ोर होने के रिलेटेड जो भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट था, वो कंबाइन में किस तरीके से दिया जा सकता है, और एकदम सेफ़ ट्रीटमेंट की यहाँ पे आपको बात बताई गई है। अगर इस ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो उसके बाद में फिर उसको सर्जरी की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी नर्व्स जो होती है, जो नस जो होती है ना, वो अगर कंप्रेस हो गई है तो जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंप्रेस्ड नर्व को आज जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है कि जो भी तंत्र की कोशिकाएँ होती हैं, मतलब जो भी नर्व्स जो होती हैं, वो अगर एक बार डैमेज हो गई तो वो वापस से रिपेयर नहीं होती है। मतलब जैसे ये कनेक्शन टूट गया तो वापस से जुड़ेगा नहीं। इसलिए आपको कई बार देखने को मिलता है कि किसी पेशेंट को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था मस्कुलर, और उसका पैर पूरा ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स डैमेज हो चुकी है और वो डैमेज अब नहीं बन सकती है वापस। इसलिए अगर किसी को नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर किसी पे वीडियो चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर एलोपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की मतलब कि वीडियो चाहिए, उसके ऊपर हम बना देंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।